सबको आवाज आ रही है पीछे में? गुड आफ्टरनून, आई एम डॉक्टर गौरव शुक्ला एंड अलॉन्ग विद डॉक्टर आरती शुक्ला नॉर्मली मेरे सेशन सारे दोनों जनों के हिसाब से ही होते हैं। तो आज हमारा नीचे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो गया तो थोड़ा यहाँ के हिसाब से फर्क हो गया। तो मैं क्विकली आप सब लोगों को जो है एक सिचुएशन दिखाता हूँ एंड अच्छा बिना माइक के काम चल जाएगा? ग्रेट। मुझे भी जगह बंद कर खड़े होना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। अच्छा, हमारे देश में कितने माता पिता ऐसे होंगे जो ये इच्छा रखते होंगे कि हमारा बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बने? जी ठीक है। लेकिन कितने माँ बाप ऐसे होंगे जो अपने बच्चे को BAMS डॉक्टर बनाना चाहते हैं? जी सर बहुत है तो नोबडी। जब सोचते हैं तो डॉक्टर के बारे में सोचते हैं और डॉक्टर की इमेज कैसी है, जैसे एक एलोपैथिक डॉक्टर होता है, BAMS डॉक्टर के बारे में कोई नहीं सोचता। मैं मेरी बात समझा पाया? सो हमारा जो पर्पस क्लैरिटी था जब हमने काम करना शुरू करा तो हमें ये पता चला कि जिस देश के अंदर आयुर्वेद का जन्म हुआ, जो पूरी सृष्टि में जहां पर की ब्रह्मांड की संरचना धन्वंतरी से हम एड्रेस करते थे, उस पूरे सिस्टम के अंदर, उस देश के अंदर जिस देश में आयुर्वेद का जन्म हुआ, उस देश में आयुर्वेद से डॉक्टर की कल्पना करना एक माता पिता के लिए नितांत इम्पॉसिबल है। वो सोचेंगे ही नहीं कभी भी। ठीक? क्यों नहीं सोचेंगे? क्योंकि हम 70 साल से अंग्रेजों के उसमें सिस्टम में पले बढ़े। उससे पहले 50-60 साल अंग्रेज हमारे पर राज कर रहे थे। 50-60 साल में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि टेक्निकली 1902 या 1903 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ब्रिटिशर्स को हैंडओवर हुई थी। उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी प्राइमरली इंश्योरेंस से कनेक्टेड थी। तो जो हमने ये सिस्टम को स्टडी करा तो हमें पता चला कि एक देश के अंदर एक मान्यता, अब हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम किसका दिया हुआ था? अंग्रेजों का दिया हुआ था। स्कूल कॉलेज किसने बनाए? अंग्रेजों ने बनाए। उससे पहले किसने बनाए? मुगल पीरियड में बने। उससे पहले किसने करे? हमारा अपना जो एथिकल सिस्टम था वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करता था। 1947 से पहले एक एग्रीमेंट करा गया और उसमें यह बोला गया कि अगर कोई भी वैद्य सुश्रुत संहिता का पालन करता हुआ मिला तो उसको आजन्म कारावास दिया जाएगा। तो 1947 से पहले के पेरेंट्स किस किस के हैं? आई थिंक नोबडी। 47 से पहले आप में से किसी का भी नहीं होगा। मेरे फादर 38 के थे, ही वाज 83, तो इसलिए जो है तो नहीं फैकल्टी नहीं, मैं तो बच्चों के हिसाब से पूछ रहा हूँ। बच्चों में किसी के पेरेंट्स जो है वो 1947 से रेंज के ही होंगे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट हियर इज हमारी एक एबिलिटी थी, उस एबिलिटी को किसी ने छीन लिया और दंड के दम पर। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है आज भी देश के सिस्टम को चलाते हैं। हमारे CBSE के करिकुलम कमिटीज मेजरली ब्रिटिश ड्रिवन है। तो हमारे सिस्टम में हम अपने आप को कैसे माने और कैसे उसके मतलब परफॉर्म करके दिखाएं, ये हमारे यहाँ एक चैलेंज था। तो मैं एक दिल्ली में एक सेशन चल रहा था, वहां पर जो है मैं बेसिकली मार्केटिंग का बंदा हूँ। उसके बाद जब ये सेशन था और इन दिनों डिस्कशन जिससे हो रहा था वो एम्स का प्रोफेसर था न्यूरो और उसके तौर पे। तो हम कुछ डिस्कस कर रहे थे, डिस्कस करते करते बात आई तो उन्होंने बोला कि मैंने कुछ बोला आयुर्वेद रिलेटेड कि इस देश के अंदर तो आयुर्वेदा का जन्म हुआ है। बोले साहब शर्म आनी चाहिए ये वाली बात कहते हुए भी। अरे क्यों? बोले जिस देश के अंदर 10 करोड़ लोग केवल डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड को हो, उस देश में आप जो है ये बात कर रहे हैं कि आपके देश में आयुर्वेद का जन्म हुआ, तो ये बहुत शर्मनाक है। कोई बात नहीं, उन्होंने बोला, दिल पे चोट लगी। मैंने BMS तो कर नहीं सकता था, मतलब 2 क्वालिफाइड, मतलब मैंने BSc मैथ्स करा लेकिन मैं BMS तब नहीं कर सकता था। मैंने मास्टर्स करा संस्कृत में, फिर PhD करी और उसके बाद मैंने संस्कृत से पढ़ा क्योंकि
हर जगह आप आयुर्वेद की जो भी किताब पढ़ेंगे वो लिखी कौन सी भाषा में? संस्कृत में। संस्कृत कितनों को आती है? नोबडी। सॉरी, फैकल्टी को नहीं कह रहा मैं, स्टूडेंट्स को कह रहा हूं। नोबडी। हम जो पढ़ते हैं संस्कृत उसमें भी टाइमोलॉजिकली अगर हम देखें तो हर जगह जो ट्रांसलेशन संस्कृत के श्लोक के नीचे हिंदी या इंग्लिश में कुछ जो लिखा होता है हम वही पढ़ते हैं और उसको कभी चैलेंज करने की भी कोशिश नहीं करते। तो मैंने जब देखा तो मैंने कहा हर जगह संस्कृत है तो संस्कृत ही पढ़ लो, कौन सी दिक्कत आती है। तो मैंने संस्कृत पढ़नी शुरू करी। संस्कृत पढ़ते मैंने मंत्रों पे रिसर्च करी। मंत्रों पे रिसर्च करने के बाद हमारे पास एक केस आया जो इस तरीके का था जिसमें कि आईसीयू के अंदर बच्चा था। 2 अगस्त को ये लड़की पैदा हुई। इसका नाम शिवी। शिवी के फादर जो है वो दिल्ली में डीआरडीओ के साइंटिस्ट। उनकी बेटी हॉस्पिटल में एडमिट हुई। एडमिट होने के 2 दिन बाद 27 अगस्त को ये एडमिट हुई थी। 29 अगस्त को डॉक्टर्स ने कह दिया कि ये बच्चा नहीं बचेगा। क्या प्रॉब्लम है? इसकी हार्ट मसल्स वीक है। तो जैसे ये सांस लेता है इसका बलून की तरीके से हार्ट फूलता है और फूलने के बाद में जो है वो हार्ट लिवर को टच करता है जिसकी वजह से इसकी बॉडी में शिवरिंग होता है और बाकी बॉडी पार्ट जो है वो डिस्टर्ब होते हैं। तो शी वोंट सर्वाइव। मैक्सिमम शी विल सर्वाइव फॉर 48 आवर्स टू 3 to 4 days। इससे ज्यादा इसकी लाइफ नहीं है। ठीक। और ये बताते वक्त बच्चा जो है ये वेंटिलेटर पर डालते हुए तो वो 1.25 लाख रुपए जो चार्ज करे जाते हैं वो आराम से चार्ज करेंगे। इत्तेफाक से वो जो डीआरडीओ का साइंटिस्ट था उसकी जो बॉस थी वो हमारे कनेक्शन में थी। शी सेड कि आप जो है इसको देख लो, ये बहुत परेशान है। उसने बोला साहब मेरी बेटी जो है इससे पहले भी मेरी एक बेटी हुई थी जो 2 साल बाद मर गई थी। 2 साल की एज तक पहुंचते पहुंचते उसका एक बच्चा ऑलरेडी मर चुका था। ये वाला बच्चा जो है मैं बहुत इमोशनली डिस्टर्ब हूँ, मुझे ये बच्चे को बच जाए बस किसी तरीके से, बड़ी परेशानी है। हमने कहा ठीक है अटेम्प्ट करते हैं। मैंने कहा एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है? बोले हार्ट मसल्स वीक है। हमने हीलिंग करी। 5 दिन बाद जो है वो बच्चा जो है वो ऐसा हो गया। तो मेरा इस बात का चैलेंज होता है। अच्छा, दैव विपाश्रय चिकित्सा के बारे में किसी ने सुना है यहाँ पे? सबने सुना पढ़ा है। कोई बात नहीं, आप बी रिलैक्स, मेरी क्लास है, अब आप परेशान नहीं हो। दैव विपाश्रय के बारे में सबने सुना होता है। 3 तरह की चिकित्सा होती है, दैव विपाश्रय चिकित्सा, युक्ति विपाश्रय चिकित्सा और सत्वाद। ठीक है। दैव विपाश्रय चिकित्सा के बारे में डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाने वाला एक व्यक्ति नहीं है यहाँ पर। मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ग्लोबली बात कर रहा हूँ। दैव विपाश्रय चिकित्सा क्या है, उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स हैं, कैसे आप। मैं ये बच्चे को मैंने उसके पास में जाके उसके कान में फूंक नहीं मारी है। मैंने एक व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर उसको एड्रेस करा। मैं क्या कैपेबिलिटी की बात कर रहा हूँ? एक व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे आपके बराबर में एक एलोपैथी हॉस्पिटल है, उसका आईसीयू है, उस आईसीयू के अंदर एक पेशेंट है। वो पेशेंट आप मुझे व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर दिखाइए, हम उसकी हीलिंग करेंगे। हीलिंग करने के बाद उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। और वो ट्रांसफॉर्मेशन कितना टाइम लेता है? एग्जैक्ट 2 to 5 मिनट्स टाइम। कितना? आपकी कौन सी फास्टेस्ट जो है टैबलेट आप ऐसी जानते हो जिसको देने से व्यक्ति को 2 से 5 मिनट के अंदर फर्क आता है? इंजेक्शंस के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है, मेडिसिन टैबलेट्स में नहीं होती है। जब आप किसी को इंजेक्शन देते हो तो वो 2 से 5 मिनट रहा। बंदे को हमारे सामने अगर कार्डियक अरेस्ट हो रहा है तो वो सबसाइड ही हो जाएगा और हम उसको टच नहीं कर रहे, हम उसको सिर्फ वीडियो कॉल पे देख रहे हैं। और इस एबिलिटी को मैंने रिसर्च करा और डॉक्टर आरती ने इसको करा। यहाँ पे एक्चुअली इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पा रहा है तो इस वजह से तो वो डॉक्टर आरती अभी जो डिमॉन्स्ट्रेशन करने वाले थे तो वो हम देखते हैं कैसे करेंगे। अदरवाइज वील प्लान अनदर सेशन। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट इज हमने हमारे देश के अपने एथिकल सिस्टम को स्टडी करके ट्रेडिशनल विजडम को पढ़ के नीचे गए। नीचे मैडम ने बोला अच्छा आपने रेकी या प्राणिक करी है क्या? मैंने नहीं जी, हम रेकी प्राणिक क्विगोंग इनमें से कोई विद्या की बात नहीं कर रहे हैं। हम बड़ी सिंपल सी बात कर रहे हैं। ये चाइनीज और जापानीज साइंसेज है।
हमारे अपने देश में कोई ट्रेडिशनल विजडम एग्जिस्ट करता था जिसकी वजह से आज तक हम यहाँ पर स्टैंड करते हैं। मैंने उस ट्रेडिशनल विजडम को पढ़ा है, प्रॉपरली पढ़ा है, और इस लेवल का पढ़ा है कि मैं आप में से किसी भी व्यक्ति को वो चीज डिमॉन्स्ट्रेट करवा सकता हूं। मतलब जो चीज मैंने डिमॉन्स्ट्रेट करी है उतना नहीं होगा तो भी मतलब 19-20 तो आप इमीडिएटली इम्पैक्ट करके दिखाएंगे। ये हम अभी इसी सेशन में डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे। क्लियर सबको? तो अपना देश है, अपना सब्जेक्ट है, अपने आप को प्रैक्टिस करनी है। कल को आप जब BAMS करते हो, उसके बाद MD करोगे और उसके बाद प्रैक्टिस करने जाओगे तो आपको कोई पैसे नहीं देगा तो आप क्या करोगे? एलोपैथी डॉक्टर को कितने पैसे मिलते हैं? 2 लाख रुपए महीना। आपको कितने मिलेंगे? आपको खुद भी नहीं पता होगा। सिस्टम में कोई इस बात का डेटा नहीं है कि एक BAMS को कितने फाइनेंशियल पैकेज मिलता है। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि ये जो फाइनेंशियल पैकेज है ये किसको मिलता है। अमेरिका में सबसे मतलब हमारे दुनिया में 2700 बिलियनर है, जिनमें से 550 बिलियनर अकेले अमेरिका के अंदर है। ये 550 बिलियनर जो है ये सबसे ज्यादा सैलरी देते हैं उन लोगों को जो रिसर्च साइंटिस्ट है। तो अगर आप रिसर्च एज ए प्रोफेशन यूज करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? रिसर्च पेपर लिखना पड़ेगा। आप में से जो भी इच्छा करेगा रिसर्च पेपर लिखने की, हमारा काम है उससे रिसर्च करवाना। आपको सिर्फ विश करना है कि जी मेरा एक रिसर्च पेपर भी हो। विल फैसिलिटेट यू विद एवरीथिंग। बाकी मुझे मैम ने कमिट करा है कि आपको यहाँ पर हम कोई चीज की दिक्कत नहीं होगी, आपको जितने भी बच्चों को रिसर्च पेपर लिखवाना आप फ्रीली लिखवा सकते हैं। सो दैट इज वन एरिया जिसमें कि हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स जो है थोड़ा थोड़ा आए। रिसर्च करने के लिए पढ़ना पड़ेगा, वो पार्ट जो है उसमें मेरे पास कोई शॉर्टकट नहीं है। हाँ, पढ़ने का तरीका मैं बड़ा सिस्टमैटिकली इंटरेस्टिंग बना सकता हूँ। ठीक है, तो हमारे को अभी तक मंत्र का जो पार्ट पता था उसको हम बेस के तौर पर लेकर चलते हैं। बेस की सेंस मतलब मंत्र में क्या होता है? उच्चारण होता है। सब लोग एग्री करते हैं? मंत्र बिना उच्चारण के काम कर सकता है? नहीं कर सकता ना। ये बच्चा आईसीयू में है, वेंटिलेटर पे है, मैं मेरठ में हूं, वीडियो कॉल पे वो दिख रहा है, बोल मैं सकता नहीं क्योंकि आईसीयू में डिस्टरबेंस होगा, कोई मैं चीख चिल्ला नहीं सकता और मैं उच्चारण भी नहीं करता। तो क्या ये पॉसिबल है? अगर मैं उच्चारण मन ही मन कर रहा हूं और ये बच्चा वहां पे ठीक हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि मंत्र उच्चारण से संबंधित नहीं है। आपका क्या नाम है? आपका सादिक। सादिक सादिक। सादिक, मुझे अगर आपको बुलाना होगा तो पहले मैं आपका नाम पुकारूंगा या पहले आपका विचार करूंगा कि मुझे सादिक को पुकारना है? पहले विचार करेंगे सर। एग्जैक्टली। मंत्र में उच्चारण जो है, उच्चारण से पहले आप जिसका भी ध्यान करते हो, देखो मंत्र जो है वो दुनिया के हर धर्म ग्रंथ के अंदर है, चाहे वो जैन हो, बौद्ध हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, सब जगह मंत्र है। उसको अलग अलग चीजें कहते हैं। तो बैठ जाओ प्लीज। हमारा जो थॉट है हम उस थॉट से हीलिंग करते हैं। हमारे अंदर ये विचार आना कि ये बच्चा ठीक हो जाए, उसके लिए हम ऊर्जा का ध्यान करते हैं। वो ऊर्जा जो है कैसी होती है, क्या होता है, उसको जो है हम आपके सबके सामने जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। अच्छा, आप लोग सेशन के बीच में बात करोगे? नहीं सर। पक्का कमिटमेंट है? यस सर। क्योंकि वो 5 लोग खड़े हैं, मुझे बड़ा बुरा लग रहा है कि मैं चाहता हूं कि वो लोग भी जो है सेशन में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि मैं आपको अभी थोड़ी देर के लिए कुछ चीजें डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहता हूँ। आप लोग आ जाओ, सब लोग बैठ जाओ, कोई बात नहीं करेगा। कमिटमेंट है ना? यस सर। पक्का प्रॉमिस? यस सर। आ जाओ प्लीज। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और खुले खुले बैठो। एक जना मतलब जितने भी जने, आप लोग भी इधर आ जाओ, सारी सीटें खाली है। आराम से अपने पास में स्पेस रख के, ताकि दूसरे व्यक्ति से टकराओ नहीं। ऐसे कर, आप भी इधर आ जाओ, अंदर एक इधर खाली है सीट, आ जाओ। आप तीनों में से कोई एक इधर आ जाओ। आइए प्लीज। इधर इधर बेटा, इधर खाली है। एग्जाम में थे एग्जाम कर और
अच्छा, जो लोग बाद में आए हैं, पहले वालों ने ये कमिट करा है कि हम बात नहीं करेंगे, अदरवाइज 5-6 लोग खड़े करने पड़ेंगे आगे पीछे। तो इसलिए जो लोग बाद में आए हैं वो याद रखें कि किसी को बात नहीं करनी है। और अब हम एक सीरियस सा डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे कि हम काम कैसे करते हैं और उसको फील करेंगे। तो क्योंकि टाइम कम है, हम बहुत ज्यादा डिटेल में ना जाकर, मैंने आपको पहले चीज क्या बताई कि मैंने पढ़ाई करी तो मैंने एनर्जी के स्पेशलाइजेशन पे गया। एनर्जी स्पेशलाइजेशन मेरे विचार करने से आता है, ये मैंने हाईलाइट करा। विचार करना जो है उसकी प्रक्रिया से मेरी ऊर्जा कितनी बढ़ती है, ये मुझे अभी आप लोगों को महसूस करवाना है। उसके बाद का सेकंड स्टेप होता है कि मैं वो ऊर्जा उठाऊं और किसी भी जगह डालूं। जैसे मैंने इस बच्चे के हार्ट की मसल्स में डाला और उस मसल्स के अंदर स्ट्रेंथनिंग होनी शुरू हो गई। ठीक, तो ये जो एस्पेक्ट है ये मैं सबके सामने छोटा सा एक डेमोन्स्ट्रेट। आप भी बेटे इधर आ जाओ, एक के ऊपर एक चढ़ने की जरूरत है। स्टार्ट करें? ठीक है, तो सबसे पहले जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही सब लोग करेंगे। अपने अपने मोबाइल फोन का रिंगर ऑफ कर देंगे। अच्छा, इस वाले फोन में अगर मॉम या आरती करके कोई कॉल आए तो मुझे दे देना। अपने अपने अंगूठे को दबाएंगे। एक हाथ से दूसरे हाथ का, दूसरे हाथ से पहले हाथ का। क्लियर? अब बिल्कुल अपने आप को शांत करेंगे और अपने हाथ को धीरे से खोल के देखेंगे कि क्या इसके बीच में आपको कोई एक, जैसे कोई मैग्नेटिक फील्ड होती है उस तरीके का अपने दोनों हाथों के बीच में उस स्पेस को महसूस करेंगे कि हाथ पीछे और आगे ले जाने से क्या कोई प्रेशर आ रहा है। सब लोग करें एक दफे, आप लोग भी करो बेटे। इसको महसूस करने का मतलब ये सेंसिटिव वो रहता है, हमारे भीतर हल्का सा एक पार्ट आता है जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं और वो ऑब्जर्वेशन जो है वो ट्रांसफॉर्म होती है। जैसे मेरे अगर आप हाथ देख रहे हो तो मैं इसको देख रहा हूँ कि जैसे ही मैं हाथों को आगे पीछे कर रहा हूँ मेरे को इसके बीच में एक है, और जिसका नहीं हो रहा वो फिर से वापस ऐसे ऐसे करना शुरू कर ले। जिसको भी दिक्कत लग रही है, ये हमारे एनर्जी पॉइंट्स होते हैं जिनसे कांस्टेंट एनर्जी डेसिपेट होती है। तो जब हम इसको ऐसे ऐसे करके प्रेशर करते हैं अंदर, तो प्रेशर करने से ये सारे पॉइंट्स जागृत हो जाते हैं। जो लोग हाथ देखना जानते हैं उनको ये माउंट्स बताते हैं, ये वाले जो हैं ये माउंट्स होते हैं। तो ये जो माउंट्स हैं ये एनर्जी रेडिएट करते हैं। इन रेडिएटिंग एनर्जी माउंट्स को ऑब्जर्व करेंगे ऐसे करके। ठीक, कोई भी बच्चा पैर क्रॉस करके ना बैठे, पैर खोल के बैठे। पैर क्रॉस करने से हमारी एनर्जी ब्लॉकेज होती है, तो इस वजह से, और कोई रीजन नहीं है। ये किसी को बॉल जैसा कुछ महसूस हो रहा है? पता चल रहा है किसी को? आपको किसी को पता चल रहा है कुछ? बहुत धीरे से करना है, धीरे से ही पता चलेगा। ये पता चल रहा है मैम आपको? आगे पीछे हो रहा है। हाँ, हाथ जो आगे पीछे हो रहा है मतलब कोई ऐसी फोर्स है जो हाथ को पीछे कर रही है, आप उसको आगे लाने की कोशिश करते हो फिर पीछे हो रही है। देखो अभी आप लोगों ने बोला आप आपस में बात नहीं करोगे, प्लीज मेरे को बोलने दो। अभी मैं 5 जने खड़े करूंगा, नहीं दिक्कत होगी। सो अब ये जो एनर्जी है इसकी स्ट्रेंथ को और बढ़ाते हैं, और ये बढ़ाने के हिसाब से आप में से कितने लोगों ने प्राण का नाम सुना है? सबने सुना है, आयुर्वेद में प्राण पढ़ाया जाता है। लेकिन प्राण उत्पन्न कैसे होता है? हैं? बोलो बोलो बोलो। इतनी कॉम्प्लिकेशन की जरूरत नहीं भाई, सीधी सीधी बात है। जब भी आप सांस को नाक से नाभि तक लेंगे, नाभि से नाक तक लेकर जाएंगे, नाभि जो है वो मणिपुर चक्र कहलाता है, और मणिपुर चक्र पृथ्वी तत्व है, और पृथ्वी तत्व के अंदर प्राणों की उत्पत्ति होती है।
बेसिक चीज क्या करनी है, सांस को नाक से नाभि तक, नाभि से नाक तक लेना है। और फिर से जो है दोनों हाथों के बीच में इस एनर्जी बॉल को फील करता है। किसको बड़ी हुई बॉल पता चली? किसी को महसूस हो रहा है कि ये हाथ के बीच में जो पहले एनर्जी थी उससे ज्यादा एनर्जी अब आनी शुरू हो गई? कम हो गई आपकी? तो आप फिर थोड़ी सी सांस और ले लो, उसमें क्या दिक्कत है? तो अपनी सांस है, आप दूसरे की सांस थोड़ी ले रहे हो, अपनी ले रहे हो। लंबी गहरी सांस लो, नाक से नाभि तक, नाभि से नाक तक। देखो नाक से नाभि, नाभि से नाक में क्यों कह रहा हूं? छोटा बच्चा जो जस्ट बॉर्न होता है, हमें नहीं पता, जितने भी लोग मैंने आज तक बीमार देखे जिनकी मैंने हीलिंग करी, वो चेस्ट तक सांस ले रहे होते हैं, नाभि तक कोई लेता ही नहीं है। बट जब मैंने एक जस्ट बॉर्न बेबी को देखा तो वो जब सांस लेता और छोड़ता था तो उसकी नाभि ऊपर और नीचे होती थी। और छोटा बच्चा जो होता है उसकी पूरी बॉडी ग्रो कर रही होती है, उसकी हड्डियां खिंच रही होती हैं, उसके दाढ़ में से दांत बाहर निकल रहे होते हैं, मसूड़ों में से। इधर खा लिया, इधर आ जाइए। मसूड़ों में से दांत बाहर निकल रहे होते हैं, भयानक दर्द हो रहा होता है, हर बॉडी पार्ट बढ़ रहा होता है। और वो बॉडी पार्ट की जो पेन होता है वो कैसे कम होता है? बिकॉज वो सांस जो है नाक से नाभि तक लेता है। अब ये जो नाक से नाभि तक सांस लेने की प्रक्रिया ये हम में से हर एक व्यक्ति करता है। योग में उसको उज्जयी सांस कहते हैं, जो रात को सोने से पहले ऐसे करके जब हम सांस लेते हैं तो ये पूरा हमारा चैनल चालू हो जाता है। उस टाइम पे सांस जो है नाक से गले तक, गले से गले नीचे तक। तो ये जो पार्ट है इसको उज्जयी सांस कहते हैं। कुत्ते के भी तरीके से सांस, कुत्ता भी इस तरीके से सांस लेता है। नहीं हंस सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोसेस की बात कर रहा हूँ कि ये प्रोसेस जो है हमारे शरीर के भीतर जो है वो एनर्जी बढ़ाता है। अगर आप किसी भी कुत्ते को ढंग से ऑब्जर्व करो ना, साधारण व्यक्ति जिस स्पीड से चलता है कुत्ता उससे दुगनी या 3 गुनी स्पीड से चलता है। उसका चलना भी साधारण व्यक्ति से तेज होता है। किसके दम पर होता है? उसके लंग्स, उसके हार्ट के दम पर। तो वो सांस कैसे लेता है, उसकी सांस के लेने के तरीके में उसकी एनर्जी छिपी हुई है। तो जब आप इस तरीके के एस्पेक्ट को देखते हो, आप किसी भी पेशेंट को पकड़ो, उससे पूछो कि आपको क्या बीमारी है, वो XYZ कोई भी बीमारी बोलता है, उससे पूछो आपकी सांस कहाँ तक जाती है, वो कहेगा नाभि तक जाती ही नहीं। आपको दुनिया की किसी भी किताब में ये नहीं लिखा हुआ मिलेगा कि प्राणों की उत्पत्ति सांस को नाक से नाभि तक, नाभि से नाक तक लेने से होती है। क्या बोला मैंने टर्म? प्राणों की उत्पत्ति नाक से नाभि तक, नाभि से नाक तक सांस लेने से होती है। सांस लेने की 1000 एक्सरसाइज प्राणायाम के नाम पर बताई जाती है। तो कोई ये नहीं बताता कि नाक से सांस ली नाभि तक गए, नाभि से सांस ली नाक तक आए। किस किस के घर में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और थायराइड का पेशेंट है? एक्सीलेंट। आप अपने घर में जाकर अपने जो भी रिलेशन है जिनको ये बीमारी है उनसे पूछिए कि आप सांस कहाँ तक लेते हैं। जैसे ही वो अपने सांस लेने के तरीके को चेंज करते हैं उनकी बीमारी कम होनी शुरू हो जाती है। देखो फिर शुरू हो गए आप, तो फिर ये 5 लोग हैं मेरे पास में, प्लीज। तो सांस लेने की प्रक्रिया से क्या चीज हो रही है? रोग कम हो रहे हैं। इसको क्या कहते हैं? रोग के कम होने को जो काउंटर मैकेनिज्म खड़ा होता है उसको क्या कहते हैं? व्याधि क्षमत्व। तो हमारे शरीर में व्याधि क्षमत्व करने की क्षमता किसमें है? प्राण के अंदर। जिंदा आदमी और मरे हुए आदमी में क्या फर्क होता है? प्राण पखेरु उड़ गए, प्राण पखेरु उड़ गए। जिंदा व्यक्ति विचार कर सकता है, मरा हुआ व्यक्ति विचार कर सकता है? नहीं। अच्छा एक चीज और, आप लोगों का मैंने अटेंडेंस लिया, एक तो प्लीज वो शीट सर्कुलेट कर दीजिए। नाम और नंबर चाहिए मुझे, मैं भूल गया। मैं ठीक है सर। कोई सी भी कीप क्वाइट बच्चों, मिडिल बच्चे बहुत बात कर रहे हो। यू ऑब्जर्व, ठीक है, यही से आवाज आ रहा है। हाँ मुझे लगा सीधा खड़ा करो बेटा, लाइट्स ऑन कर दो।
मैं ले लूंगा। ट्राई कर रहा हूँ। कोई सी भी 2 शीट बनाइए इसी हाँ सर, copy में। ले आ रहे दोनों एक शीट है 2 शीट है? हाँ, बस एक इधर दे दिए, 3 शीट चाहिए होंगे। मैं मतलब एक टेबल पर से। इसमें से मुझे लगता है सब लोग अपना अपना नाम और मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख देंगे। अच्छा, एक चीज मैं पूछना भूल गया, यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं उनमें से अपनी अपनी आत्मा को कौन साथ में लेकर आया है? सब लोग लाए? कितने लोगों के पास यहाँ पर एक शरीर है? ऑलमोस्ट या मतलब 100% है? और वो मन जो है वो भी लाए हैं? यस सर। तो हमारे यहाँ जो है जितनी बार भी हमने, क्या प्लीज, हमारे यहाँ जितनी बार भी हमने इस सब्जेक्ट को पढ़ा, हमारे सामने 3 चीजें आई: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। ठीक है? स्थूल शरीर आप सब लोग दिखा सकते हो, सूक्ष्म शरीर आप डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हो किसी भी प्रक्रिया से। अब आता है मेन मुद्दा, कारण शरीर का। कारण शरीर जो है वो कौन दिखा सकता है मेरे को? अच्छा, कारण शरीर बहुत सारी चीजें होती हैं, तो आत्मा कितने लोग दिखा सकते हैं? आप में से सब लोगों ने बोला कि मैं अपनी आत्मा को लेकर आया हूं, क्लास में 100% अटेंडेंस है, तो आत्मा जो है वो दिखा कौन सकता है? कोई दिखा सकता है अपनी आत्मा को? तो अब हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एक्सरसाइज ऐसा करेंगे जिसमें कि हम इस पार्ट, प्लीज अपने अपने मोबाइल रिंगर ऑफ कर लीजिए, जिसमें कि हम इस पार्ट को डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे कि आप अपनी आत्मा को कैसे महसूस कर सकते हैं। ये मैं क्यों करवा रहा हूं, पहले उसका आंसर देता हूं। दैव व्यापाश्रय चिकित्सा, कितने लोगों ने नाम सुना? सबने सुना। फैकल्टी प्लीज पार्टिसिपेट ना करें। फैकल्टी, हाँ, ये स्टूडेंट्स के लिए वर्कशॉप, फैकल्टी के लिए नहीं है। दैव व्यापाश्रय चिकित्सा में दैव कौन है? दैव कौन है? हाँ जी, दैव कौन है? भाग्य। भाग्य। अच्छा, बैठ ही बोलना है। और आत्मा। ओके, और है जी भगवान। ओके, दैव व्यापाश्रय में दैव जो है वो आत्मा है। आत्मा ही एक करेक्ट आंसर है। बहुत सारी जगह पे इसकी परिभाषा में जो है पूर्व जन्म के कर्म, इसकी प्रक्रियाओं को भी हाईलाइट करा है। पूर्व जन्म के कर्म किसके होंगे? आत्मा के। तो दैव व्यापाश्रय चिकित्सा के अंदर आत्मा प्रधान तत्व है। ठीक, तो जो 13 उसके सबसेट आते हैं, मणि, तो अपना वो क्या कहते हैं, वो यात्रा, गमन, ऐसे करके उसके 13 एलिमेंट्स हैं। हर जगह आत्मा वाले तत्व को प्रधान मानकर देखना। उसमें एक जगह जो है मणि में लिखा हुआ था कि ये पन्ना पुखराज जो है ये एक उसका पार्ट, नहीं, वो उसका पार्ट नहीं है। वहां पर 9 धातुओं की बात हुई जिसके बारे में वहां पर है। किसी ने 9 धातुओं को जो है ये पन्ना पुखराज में कन्वर्ट कर दिया। खैर, इस पे डिटेल में नहीं जाते, मेन मुद्दे पे स्टिक करते हैं। प्रधान तत्व क्या है? आत्मा। तो आत्मा किसी को डिमॉन्स्ट्रेट करनी है तो वो कैसे करेगा? आसान तरीका, सबके पास है मोबाइल फोन है। मोबाइल फोन में हार्डवेयर होता है, मोबाइल फोन में सॉफ्टवेयर होता है, मोबाइल फोन किसी ने डिजाइन करा होता है तो डिजाइन आइडिया होता है। सो डिजाइन आइडिया इज कॉजल बॉडी। डिजाइन आइडिया इज कॉजल बॉडी। सूक्ष्म शरीर इज सॉफ्टवेयर, स्थूल शरीर इज हार्डवेयर। सिंपल डेफिनेशन हो गई, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं करा मैंने? ठीक है,
तो हम पहले तो आत्मा को डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे कि आत्मा कैसे दिखाई जाती है। ओके, गाड़ी में ड्राइवर कहाँ बैठता है जी? फ्रंट साइड। यार ऐसे मन मन मेरी बोलो, एक बंदा बोल दो, जोर से बोल दो। आगे राइट हैंड साइड में। अमेरिका की गाड़ी होगी तो कहाँ बैठेगा? लेफ्ट साइड में। लेफ्ट हैंड साइड। ड्रोन गाड़ी होगी तो कहाँ बैठेगा? गाड़ी में बैठेगा। वो बाहर से चलता है। वो जेम्स बॉन्ड की गाड़ी फोन पे ऐसे घुमाओ तो अपने आप ही चलनी शुरू हो जाती है, ऐसे ही होता है ना। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? ड्राइवर कहाँ बैठता है? ड्राइवर वहां बैठता है जहां गाड़ी के सारे नियंत्रण होते हैं। स्टीयरिंग है, गियर है, लाइट है, साउंड सिस्टम है, सारे कंट्रोल कहां पर है? एक ही जगह। जिस जगह सारे कंट्रोल्स हैं, कंट्रोलर वहीं बैठता है, ड्राइवर वहीं बैठता है। तो मेरी शरीर रूपी गाड़ी के अंदर इसका जो आत्मा रूपी ड्राइवर है वो कहां बैठा होगा? जहां सारे कंट्रोल्स होंगे। एनालॉजी क्लियर है? किसी को कोई डाउट? सिंपल है ना एनालॉजी, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है ना। ठीक। तो मैं जब ऐसी बैठ के ढूंढ रहा था तो मैंने एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, इसकी चीजें जब देखने लगा। यहाँ पे एनाटॉमी का प्रोफेसर कौन है? अच्छा, कोई बात नहीं। तो आप लोग जो है, जब आपको डाउट पड़ेगा जिस चीज की हम बात कर रहे हैं, एनाटॉमी की मैम के या सर के पास में जाना और एनाटॉमी में अपने अपने कानों के बीच में ऐसे सीधी लाइन खींचिए और इसके सेंटर पॉइंट को ऑब्जर्व करिए। नाक के पीछे, तालू के ऊपर, दोनों कानों के बीच में, ब्रह्मरंध्र के नीचे। ब्रह्मरंध्र पता है ना सबको? जो छोटा बच्चा पैदा होता है उसके सर का जो सबसे सॉफ्ट पार्ट होता है, जो ऐसे ऐसे करके लप 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 कर रहा होता है। यस सर। उसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं। तो अगर मैं अपने ब्रह्मरंध्र से पूरे शरीर के बीच में से निकालता हुआ एक सेंटर लाइन खींचूंगा और दूसरी लाइन जो है मैं दोनों कानों के बीच में एक खींच दूंगा, तो एक लाइन यूं और एक लाइन यूं। जहां पर ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, जहां पर ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, उस इंटरसेक्शन पॉइंट वाली जगह पर आपको अपने ध्यान को लेकर जाना है। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर ब्रेन के 5 पार्ट हैं। इस पॉइंट के नीचे, यानी यहां, हमें बचपन से यही पढ़ाया गया कि सारा ध्यान यही लगता है, यहां कुछ भी नहीं लगा। इसको आगे चक्र कहते थे, यहां कुछ नहीं मिला। नाक के पीछे, दोनों कानों के बीच में, तालू के ऊपर और ब्रह्मरंध्र के नीचे। सो क्रॉस सेक्शन हो गया। तो आपको अच्छा बहुत सारे, मतलब इस सब्जेक्ट में इतनी सारी चीजें फिल्टर करनी पड़ी। जो कुछ भी हमें बताया गया था, जैसे एक वो क्या बताते हैं उसमें, ब्लू ब्रेन या क्या कहते हैं उसको, ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर, वो कौन सा होता है? पीनियल ग्लैंड, पीनियल, है ना? पीयूष ग्रंथि। सो पीनियल ग्लैंड, ऐसे करके तमाम चीजें। ग्लैंड क्या होता है? हार्डवेयर होती है। ग्लैंड सॉफ्टवेयर नहीं होता। और हम कौन सी डोमेन की बात कर रहे हैं? कॉजल बॉडी की। तो जब मैंने इसको देखा तो मुझे पहला पार्ट ये पता चला कि हमारे 5 तत्व होते, 5 तत्व होते, स्काई, एयर, फायर, वाटर, अर्थ। सबको क्लियर है? पंच महाभूत जिसको हम कहते हैं। अच्छा, ये स्थूल शरीर हो गया। सूक्ष्म शरीर के 5 तत्व होते हैं, ये कोई नहीं बताता। 5 तत्व कौन से होते हैं? स्काई, एयर, फायर, टाइम एंड डायरेक्शन। ठीक, कोई बात नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरा वाला पार्ट है। उसके बाद कारण शरीर में भी 5 एलिमेंट्स होते हैं, स्काई, डायरेक्शन, टाइम, आत्मा और मन। जब मैंने इन 5 + 5 + 5 को जोड़ा तो कितने बन गए? 15। लेकिन कॉमन कितने निकले? 9। सबसे पहला पृथ्वी, फिर जल, फिर अग्नि, फिर वायु, फिर आकाश, फिर दिशा, फिर समय, फिर आत्मा और फिर मन। ये क्या थे? 9 द्रव्य। तो पदार्थ विज्ञान में 9 द्रव्य सबने सुन रखा है ना? क्लियर है? तो यहां से हमने डॉट्स को कनेक्ट करा, क्योंकि हमारी कोई भी किताब में 5 तत्व सूक्ष्म शरीर के, कारण शरीर के होते ही हमें नहीं पढ़ाया जाता। मैं मेरी बात समझा पाया? मूल मुद्दा कहां पर था? आत्मा पे। आत्मा पहले ही बाहर है सिस्टम में से। चक्र कितने हैं जी? 6 चक्र है। 5 ये वाले हो गए, 6 ही हो गए, किसी ने 7 बना दिए मैक्सिमम। इतने थे, कितने? 9 चक्र थे।
पता कैसे चला? नवरात्रि से, क्योंकि नवरात्रि मैंने देखा तो पहला नाभि चक्र था, नाभि चक्र मैंने देखा तो वो पृथ्वी तत्व निकला, किताबों में अलग लिखा हुआ था। उसके ऊपर स्वादिष्टान चक्र जल तत्व था, किताबों में अलग लिखा हुआ था। उसके ऊपर अनाहत चक्र था जो कि अग्नि तत्व था, उसमें कुछ और लिखा था। उसके ऊपर थ्रोट चक्र था जो विशुद्धि चक्र कहलाता है, वो वायु तत्व था। और उसके बाद जो है मूलाधार चक्र था, वो आकाश तत्व था। उसके बाद आज्ञा चक्र था जो दिशाओं के लिए था, डायरेक्शन के लिए एलिमेंट था। उसके बाद जो है मेरा ये वाला पॉइंट था, इसको कहते हैं लंबिकाग्र चक्र या लब्धिकाग्र चक्र। तंत्राज तंत्र के अंदर इसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है, इस चक्र के बारे में पूरा विस्तृत वो है। नाक के पीछे, दोनों कानों के बीच में, ब्रह्मरंध्र के नीचे, तालू के ऊपर, बिल्कुल क्लियर कट डिफाइंड है। ठीक है ना? तो संस्कृत की किताब के अंदर जैसे ढूंढने शुरू करा तो चीजें अपने आप ही डिकोड होनी शुरू हो गई। तो हमने आइडेंटिफाई क्या करा कि भाई आत्मा जैसा एक स्थान मौजूद निकला। तो अब लोकेशन पता चल गई। तो जब लोकेशन पता चल गई तो अब भगवान जो है रिमोट कंट्रोल से हमारी गाड़ी चलाए, पर हमने पॉइंट तो लोकेट कर लिया ना। अब उस पॉइंट को महसूस करके देखते हैं थोड़ी देर कि वो पॉइंट कैसे है। तो सब लोग आंखें बंद करेंगे, जो लोग चश्मा लगाते हैं चश्मा उतारेंगे, कोई बात नहीं करेगा, अपने बराबर वाले को कोई टच नहीं करेगा। आप प्लीज पीछे वाली सीट पे बैठ जाओ। है सीट नहीं है? अच्छा नहीं रहेगा। सब लोग अपने अपने सीट स्पेस को देख ले। आप बेटे, आप दोनों में से कोई एक आगे वाली इस पे सीट पे आ जाओ ना, या 4 जने। बेटा यहाँ से चेयर ले लो, नहीं पीछे चले जाओ, एक पीछे चले जाओ, तभी वही बात होगी। ये ले लो, आ जाओ तो हम डेमो करेंगे ना। हाँ यहाँ से चेयर ये लो, ये लो, ये लो। सर यही रख लीजिए सर, यही बैठ जाओ, अच्छे से करेगा। कहीं भी कहीं बैठ भी जाओ, आराम से डालो, बैठ बैठ जाओ। जाओ फटाफट। आराम से। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, ठीक है। तो सब लोग जो है अपनी आंखें बंद करेंगे। कमर जो है उसको रिलैक्स रखेंगे। अगर पीछे टेक लगा दिया, आराम से टेक लगाइए। उसको सीधे करने के चक्कर में अपनी अटेंशन को पीठ दर्द पे मत लेके जाइएगा। आराम से बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठिए। आपको आपकी आत्मा को छूना है, उसे बाहर निकालना नहीं है। कभी भी मेडिटेशन जमीन पर बैठ के मत करिए, क्योंकि उस समय आदत होती नहीं है और दर्द होना शुरू हो जाता है, तो मेडिटेशन नहीं होगा। मेडिटेशन सोफे पे बैठ के, बिस्तर पे लेट के आराम से करिए। गाइडेड मेडिटेशन उससे बढ़िया कभी नहीं होते। मेरे 700 के करीब वीडियो है, जो मर्जी सुन लीजिएगा। जिस बीमारी का बोलेंगे उसका मैं मेडिटेशन वीडियो बता दूंगा आपको। वापस अपने सिस्टम पे जाते हैं। सब लोग अपनी आंखें बंद करेंगे और मेरी आवाज सुनेंगे। आमतौर पे मेडिटेशन कराने का काम डॉक्टर आरती का होता है, बट अनफॉर्चुनेटली कोई नहीं। अपनी आंखें बंद करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, नाक से नाभि तक, नाभि से नाक तक। भीतर जाती हुई सांस के साथ श्रीम का ध्यान करेंगे, बाहर आती हुई सांस के साथ रीम का ध्यान करेंगे। कोई भी व्यक्ति आंखें नहीं खोलेगा। अटेंडेंस थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए, बाद में आ जाएगी। अपनी सांस को ऑब्जर्व करेंगे, अपनी सांस को ऑब्जर्व करेंगे। श्री ह्रीं श्री ह्रीं श्री ह्रीं। लंबी गहरी सांस नाक से नाभि तक, नाभि से नाक तक। अपने शरीर का ध्यान करेंगे। आपका शरीर, उसके 5 पार्ट हैं, 2 हाथ, 2 पैर, 1 सर। इन 5 पार्ट को 3 पार्ट में देखेंगे। प्लीज बात मत करिए।
हेड, नेक एंड टेल। हमारा शरीर पूरा 3 भाग में हमें क्लियर कट दिखता है। अपने दोनों पैरों को ध्यान करेंगे। हमारे दोनों पैरों में 5-5 संधि हैं। अपने दोनों पैरों की पांचों संधियों को ध्यान करते हुए 5 दाहिने पैर की संधियां, 5 बाएं पैर की संधियां, ये 10 संधियां लगातार काम करती रहती हैं। इन 10 संधियों की वजह से हम खड़े होते हैं, चलते हैं, बैठते हैं, दौड़ते हैं। आज अपनी 10 संधियों को उनका आभार मानेंगे कि उनकी वजह से ही हम ये कार्य क्षमता प्राप्त कर पाए। अपनी 10 संधियों को श्रीम ह्रीम के ध्यान से आभार मानेंगे, धन्यवाद देंगे। श्री उच्चारण मैं ही करूंगा, आप लोग सिर्फ आंख बंद करके अपने भीतर ध्यान करेंगे। श्री 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 अपने दोनों हाथों का ध्यान करेंगे। हमारे दोनों हाथों में भी 5-5 संधि हैं। इसकी वजह से हम चीज़ों को पकड़ते हैं, लिखते हैं, मुक्का मारते हैं, हाथों से ग्रिप बनाते हैं, ड्राइंग करते हैं, लिखते हैं, भोजन करते हैं। इन दोनों हाथों की 10 संधियों के बगैर ये पॉसिबल नहीं है। इन 10 संधियों को ध्यान करेंगे, इनका आभार मानेंगे। श्री 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 अब अपने ध्यान को अपनी गर्दन पर लेकर जाएंगे। हमारी गर्दन हमारे सिर और धड़ को जोड़ रही है। इस गर्दन का आभार मानेंगे कि ये हमारे सर के सूक्ष्मतम कार्य प्रणाली को, फंक्शनल गले के नीचे का जितना भी भाग है उससे कनेक्ट करती है। इसका आभार मानेंगे। श्री 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 अब अपने ध्यान को अपने दोनों कानों के बीच में एक सीधी लाइन खींचेंगे। उसके सेंटर पॉइंट को ध्यान करेंगे। नाक के पीछे, तालू के ऊपर, ब्रह्मरंध्र के नीचे, दोनों कानों के बीच में। ये जगह हमारी सोल सीट कहलाती है। इस सोल सीट को ध्यान करेंगे। और इस पॉइंट पे अपने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को इसी पॉइंट पे डिसॉल्व कर देंगे। श्री हरि श्री हरि श्री हरि
अपनी सोल सीट पे अपने सारे ध्यान को ले जाकर अगर हमारे शरीर में कोई भी हमें दिक्कत परेशानी हो रही है, उस दिक्कत परेशानी को महसूस करेंगे और अपनी इस आत्मा से प्रार्थना करेंगे कि उस दिक्कत परेशानी को शांत करे। श्री ह्रीं श्री ह्रीं श्री अपने ध्यान को अपनी आत्मा से कनेक्ट करते हुए उस आत्मा को अपने शरीर के समस्त अंगों में से घुमाते हुए सब में ऊर्जा बढ़ाते हुए आभार मानेंगे, धन्यवाद देंगे और अपने दोनों हाथों को रब करके अपनी आंखों से लगाएंगे। हाँ जी, फीडबैक सेशन क्या फील हुआ? हाँ, मतलब मेरी वाली क्लास में नींद आना इज ए गुड साइन। किसका फोन बज रहा था लगातार वैसे? ओके, एक वो पीछे से दूसरी वाली रो बहुत डिस्टर्बिंग थी। मेरे को ना इस पूरे प्रोसेस में ना ये जो डेमोन्स्ट्रेशन है ये बड़ा सेंसिटिव इशू है। इसको अगर आपने फील कर लिया तो आप दैव विपाश्रय चिकित्सा में जो चाहो वो कर सकते हो। ठीक है, आज का दिन जो है बेसिकली कैंसर को डेडिकेटेड है। कैंसर पे अब मैं फीडबैक लेने के बाद में अपना बात करूंगा। हाउ वी कैन रिजॉल्व कैंसर यूजिंग दैव विपाश्रय चिकित्सा, इस पे भी बात में पहले थोड़ा फीडबैक ले ले। मैं बेटे आप वीडियो लेते रहो, वो सबका मुझे फीडबैक के तौर पे। आप एक ही फोन से लो ना, दूसरे से परेशान मत हो, एक सफिशिएंट है। कोई बात नहीं, अभी उसको बाद में देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज मुझे फीडबैक बताइए, कहाँ से शुरू करें? आप लोगों से जी। क्या बेटे आप सामने आ जाओ, इधर से सामने से उनकी ले लिए जो फीडबैक दे रहा। हाँ जी, क्या फीडबैक? रिलैक्सिंग लगा। बैठ के मैं कोई टीचर नहीं है। रिलैक्सिंग। ओके, अच्छा तो पहला हम ये पूछते हैं, किसी व्यक्ति को यहाँ पर नॉन रिलैक्सिंग लगा ये पूरा प्रोसेस? तो हमारे यहाँ मेडिसिन के अंदर एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट उसको कहते हैं जो 50% पे काम करता है। मतलब मैंने आपको दवाई कहकर चूरन दे दिया और आपने उसको खा लिया और आप ठीक भी हो गए, बट वो था बेसिक चूरन, उसमें कोई इंग्रेडिएंट ऐसा नहीं था जो मेडिसिनल था। इसको कहते हैं कि 50% लोग सिर्फ सोचने के तरीके से बीमार पड़ते हैं, तो वो सोचने वाला तरीका जो है उसको चेक करना, वो प्लेसिबो इफेक्ट है। अगर यहाँ पर 50% से ज्यादा लोगों को रिलैक्सिंग लगा, 60% को रिलैक्सिंग लगा, 70 को लगा, 80 को लगा, 90 को लगा, इसका मतलब ये प्लेसिबो इफेक्ट नहीं था। मैं मेरी बात समझा पाया? ठीक है, चलिए आगे फीडबैक लेते हैं जी। पहला